दोस्तों नमस्कार। आज हम बहुचर्चित एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। आपने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के लोग और आईएमए के लोग, उनके बीच में ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है और ये सोशल मीडिया पे और सब जगह बहुत चर्चा में है। तो जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, ये एक पुराना एक्ट है 1954 का, और ये जो एक्ट है ये 1940 में एक कमेटी बनी थी, उसके आधार पे फिर करते करते ये 1954 में आया। इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि ड्रग क्या है। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए ह्यूमन या एनिमल्स में इस्तेमाल की जाती है उसको ड्रग कहते हैं। और इसमें दूसरी जो वर्ड है वो है, जिसके ऊपर मैं तवज्जो देना चाहूँगा, वो है मैजिक रेमेडी। तो मैजिक रेमेडीज़ क्या है? अब मंत्र से, कोई जादू से, कुछ झाड़े से, इस तरह से जो इस बात का दावा करते हैं कि किसी रोग को सही कर देते हैं, उन सबको मैजिक रेमेडीज़ में डिफ़ाइन किया गया है। ये एक्ट लाया गया कि जिससे कि झाड़ फूक और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ऊपर अंकुश लग सके और मरीजों का प्रॉपर जो है इलाज हो सके, प्रॉपर दवाइयों से इलाज हो सके। अब इस एक्ट में अगर हम देखें तो ये बेसिकली है कि एडवर्टाइजमेंट जो है, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट ना दिया जाए। अब एडवर्टाइजमेंट जो है, उस वक्त कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, तो उस वक्त प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इसमें शामिल है, और कोई और पब्लिश कर रहा है जो टेरिटरी के बाहर भी है, वो भी इसी में शामिल है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट जो है, इसको कुछ दवाइयों के लिए इसके ऊपर प्रतिबंध है। वो उन दवाइयों के बारे में ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। अब मतलब कैसा कि ये इससे ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, या ये इस दवा को रोक देगा, या मिटिगेशन होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एडवर्टाइजमेंट में नहीं देंगे। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये दवा जो है जिसका एडवर्टाइजमेंट दिया है ये फला रोग को सही करती है। और बाकायदा इस एक्ट में 54 रोगों के बारे में लिस्ट दी गई है। उनमें से किसी भी रोग के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जा सकता। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जा सकता कि ये दवाई हमारी इस रोग को ठीक कर देती। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कैंसर भी है, मधुमेह भी है यानी कि डायबिटीज़, और इसमें जो है और भी ऐसे हैं कि जो कायदे में तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसको 1954 से लेके अब तक जो नॉन क्यूरेबल थे अब क्यूरेबल हो गए। जो पहले ठीक नहीं होते थे अब ठीक होते हैं। 1963 में दोस्तों
इसमें पहले 23 केवल रोग थे और बाकी रोग जोड़ के 54 रोग कर दिए गए। इसमें ग्लूकोमा को भी, हृदय रोग को, घेंगा को, ब्लड प्रेशर को और हाइड्रोसेल को, हिस्टोरिया को, पागलपन, कुष्ठ रोग वगैरह वगैरह बहुत सारे रोग हैं जिनमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनको तो आम आदमी जानता है कि आराम से ठीक हो सकते, जैसे निमोनिया है, चेचक है, तपेदिक है। तो और टाइफाइड का बुखार है। ये हम भी जानते हैं कि चेचक अब पूर्ण रूप से क्यूरेबल है और अब चेचक नहीं रहा। और टाइफाइड का जो बुखार है वो भी ऐसा ही है। टीबी यानी कि तपेदिक, उसका भी निदान है। और यही नहीं, ये तो सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट में देती है कि भाई तपेदिक जो है वो ऐसा लाइलाज रोग नहीं है, इसका तो अब इलाज संभव है और तपेदिक के मरीज़ भी नहीं है। अगर वो लगातार वो मेडिसिन खाएं तो तपेदिक भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, चेचक भी अब नहीं रहा। तो ये जो लिस्ट में 54 हैं, इसमें 11 ऐसे रोग हैं कि जो वास्तव में आज क्यूरेबल है, जिनका पूर्ण रूप से इलाज करके ठीक किया जा सकता है, लाइलाज नहीं है। अब ये एक ऐसा एक्ट है कि जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, परंतु अब IMA ने बाबा रामदेव के पतंजलि पे ये मुकदमा करके, ये मैटर उठा के इसको फिर से सरसब्ज कर दिया। इस एक्ट में अगर हम देखें कि जो सज़ा है वो 6 महीने की सज़ा है, या फाइन भी है, और जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकते हैं अगर पहली बार ऑफेंस किया है, और यदि दोबारा किया है तो फिर सज़ा दुगनी होकर 1 साल हो जाती है और जुर्माना भी साथ में रहेगा अगर वो 1 से ज़्यादा बार ये ऑफेंस करता है। तो इसमें ये प्रोविज़न है सज़ा का। अब मैंने इस एक्ट के बारे में आपको मोटे तौर पर ये बातें बताई। अब हम एक बात और बता दें कि इस एक्ट में एक्शन करने के लिए सरकार जिस भी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत करे, राज्य सरकार, वो इसमें अपने लोकल एरिया में एक्शन ले सकता है, किसी की सर्च कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए वहाँ जा सकता है, चीज़ों को सीजर कर सकता है, जब्त कर सकता है, कब्जे में ले सकता है। और जो CRPC है, CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो सर्च और सीजर यानी कि जो तलाशी ली जाती है या कब्जे में लिया जाता है, उसके जो भी प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट में भी लागू होते हैं। अब अगर हम देखें, अगर कंपनी भी है, कोई इंडिविजुअल करे और कंपनी करे, तो कंपनी में जो आदमी इंचार्ज है जिस वक्त ये ऑफेंस हुआ है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। इसमें कंपनी भी जिम्मेदार होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो एक्ट है, इसमें
एडवर्टाइजमेंट 54 जो रोग हैं उनके बारे में नहीं किए जा सकते, और करेंगे तो 6 महीने की सज़ा और जुर्माना होगा, दोबारा करेंगे तो डबल हो जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें हैं। और इस मुकदमे की जो सुनवाई है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा। तो ये सारे इस एक्ट में प्रोविजंस हैं, और इसमें जो अब मुकदमा कोर्ट में है, 23 अप्रैल को उसकी सुनवाई हुई, उस पर क्या हुआ इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो 23 तारीख को हुआ उसमें अगर हम देखें तो उसमें एक तो जो बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अपनी जवाब दिया कि साहब हमने एडवर्टाइजमेंट दे के माफ़ी मांगी है, और तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट है उसका साइज़ क्या है। आपने जब ये विज्ञापन दिया था तो उस वक्त बहुत बड़ा साइज़ था, और आप माफ़ी के लिए छोटा सा साइज़ में ये मांग रहे हैं, तो आपको उतने ही साइज़ का होना चाहिए, ये करके हमें बताओ। दूसरी बात जो विशेष इस पे हुई तो उसमें एक बात ये भी कही कि भाई ये जो मामला है, इस मामले में जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, वो भी कोई अछूती नहीं। ये PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यहाँ पे जनता के स्वास्थ्य से रिलेटेड मामला है, और ये कोई एक ही कंपनी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। बहुत पैसे लेके और महंगा इलाज किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की भी बहुत शिकायतें हैं, एलोपैथी की भी, वो भी इससे है नहीं, उनका भी अनएथिकल कंडक्ट है। तो जो जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि IMA को भी अपना जो घर है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ भी होती हैं। तो आप भी ये मत समझें कि केवल पतंजलि के खिलाफ आपने कर दिया तो केवल पतंजलि को ही कोर्ट सुनेगा। आपकी तरफ भी 4 उंगलियां उठ रही हैं। आपका क्या कंडक्ट है ये भी लोगों को पता है। तो ये बात उन्होंने, उनका जो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया, उनको स्पष्ट रूप से जस्टिस कोहली ने कही। और इससे ये लगता है कि मामला अभी बढ़ेगा और चलेगा। अभी इसमें 7 मई की तारीख है हियरिंग की, और उन्होंने जिस तरह से ये बातें कही हैं उसमें IMA को भी जवाब देना होगा। उन्होंने कई बातें ये कही कि भाई आज बड़े मिस रिप्रेजेंटिंग एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं बच्चों के, जो खाने के हैं, बेबीज़ फूड है, और जो कई चीज़ें हैं उनमें इस तरह के चीज़ें दी जा रही हैं। और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर जो है रोगियों की दवाएं लिखते हैं, जहाँ
दुरुपयोग करके ख़ास दवाई को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे उनको कुछ फ़ायदा वो ड्रग कंपनियां पहुंचाती हैं, ये सब करते हैं। तो दोस्तों, इससे ये साफ लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा और न्यायालय ने ये भी कहा कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है वो इस मामले में किसी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए सहयोग करे। तो 7 मई को ये मैटर फिर से आएगा और अब ये केवल एक कंपनी तक ही नहीं, आयुर्वेद की, अब एलोपैथ की भी जो बहुत सारी और डॉक्टर्स हैं, कंपनी हैं, उन तक भी ये मामला पहुंचेगा और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। वैसे भी ये ज़रूरत है कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट को बदलने की आवश्यकता है। 1954 का एक्ट है। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जो नॉन क्यूरेबल डिसीज़ थी, जिनका जो लाइलाज थी, अब उनका पुख्ता इलाज है। सरकार खुद एडवर्टाइजमेंट करती है कि भाई तपेदिक जो है पूर्ण रूप से ठीक कर हो जाती है, चेचक हो जाता है। ये सब तो सरकार ही कह रही है, तो ये कोई वायलेशन सरकार भी कर रही है इस तरह से। तो और आज ज़रूरत है कि किसी एक पैथी का, एलोपैथी की कोई दादागिरी ना रहे। कोई यही थोड़ी है। आयुर्वेद भी एक बड़ी सक्षम है पैथी, होम्योपैथ भी अच्छी है, यूनानी भी है। तो इन सब में भी अच्छा इलाज है, तो फिर उसमें उसको बढ़ा के इनको घटा के दिखाने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है कि एक टेस्ट की, तो टेस्ट के बारे में मैं ये कहूँगा कि आज एलोपैथिक जो मेडिसिन्स के लिए टेस्ट किए जाते हैं, उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं आयुर्वेद पे। अगर आयुर्वेद पे जो टेस्ट हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको एलोपैथी पे लगाएं तो कितनी दवाएं इनकी पास होंगी। आयुर्वेद में एक सिंपल सा टेस्ट है कि इसके 99% कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और एलोपैथी की शायद ही कोई दवा हो जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। आयुर्वेद को कहते हैं कि ये जड़ से जो है समाप्त करती है। तो आज के मॉडर्न ज़माने में ये ज़रूरी है कि अच्छी बातें हम एलोपैथी की भी लें, आयुर्वेद की भी लें, होम्योपैथी की भी लें, और उन सब की अच्छी चीज़ें लेके और एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाएं। डॉक्टरी का इंटीग्रेटेड कोर्स कराएं। जो पहले साल है वो सारा सब कुछ पढ़ाएं। इसके बाद में कोई स्पेशलाइजेशन अलग अलग करना चाहता है तो 4 साल उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करें, जिससे कि कोई इनमें आपस में भेदभाव ना हो और हर आदमी को अच्छा इलाज मिले। ये तो सर्वविदित है कि एलोपैथी का जो इलाज है बहुत 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 महंगा है, और आयुर्वेद उससे कहीं सस्ता है। आयुर्वेद दूर दराज गांव के लोगों की पहुंच में है, एलोपैथी इतना नहीं है। तो इन सब बातों को भी मद्देनज़र रख के, जनता को मद्देनज़र रख के, और इसके ऊपर सरकार को कानून भी बदलना चाहिए, और जो हमारी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा है, उसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।